बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ नॉर्मल एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। कल हमने स्पेशल एक्सप्रेसो किया था, आज हमारा नॉर्मल एक्सप्रेसो है। कल स्पेशल था, ख़वातीन डे स्पेशल था। मतलब आप ही ने तो किया था, आप कैसे भूल सकती हैं? नहीं, मैं तो भूल ही इट वाज वुमेन्स डे यस्टरडे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मनाया गया और कल की जो हाईलाइट थी वो औरत मार्च था और उसके अंदर जो मुख्तलिफ बैनर्स और प्लेकार्ड्स थे वो भी कल की हाईलाइट थी। अभी तक ट्रेंड कर रहा है वैसे। हाँ, वैसे ट्रेंड तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कल कुछ कह लें मिला जुला ही रद्द-ए-अमल, मिला जुला रुझान था। सोशल मीडिया पे देखा जाए कुछ क्रिटिसाइज कर रहे थे, कुछ अप्रिशिएट कर रहे थे, कुछ प्लेकार्ड ऐसे थे जिनको वाकई जिनके स्लोगन्स बड़े अच्छे और इंस्पायरिंग थे और ज्यादातर अच्छे थे। एग्जैक्टली, तो दैट्स समथिंग जो आपको आज हम शेयर करेंगे। मुझे एक चीज सिर्फ ये समझ नहीं आई कि औरत मार्च जैसी जो एक्टिविटीज हैं, बुरी एक्टिविटीज नहीं है, ठीक है अगर हो भी जाएं, लेकिन इनका एजेंडा क्या होता है, मतलब किससे मांगा जा रहा होता है? और ये मेरा एक सवाल है। अगर गवर्नमेंट से ये सवाल है तो गवर्नमेंट को फिर इसके ऊपर अपना कोई रद्द-ए-अमल देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जहेज के हवाले से, पेट्रियार्की के हवाले से बहुत सारे मसाइल, और एक किसी ने लिखा हुआ था कि women should be safe on the roads, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ बड़ी अच्छी चीजें थी उसमें, लेकिन और बराबरी वाला एक मुझे प्लेकार्ड बहुत अच्छा लगा जिसमें लिखा हुआ था कि हमें बर्तरी नहीं, हमें बराबरी चाहिए। दैट वाज रियली गुड। और मेरे ख्याल से अगर ये सारे इश्यूज को हम हाईलाइट होता हुआ देख रहे हैं तो एज ए सोसाइटी हमें चेंज लाने की जरूरत है। हम इसको क्रिटिसाइज करें या इसको अप्रिशिएट करें, वो एक अलग महज एक एंटरटेनमेंट नहीं होनी चाहिए हमारे लिए। आपके पास एक एजेंडा ऐसा आप सामने लेके आए कि जी हमारे ये मसाइल, इनका हल ये है, सिर्फ एहतजाज तो हल नहीं है। सो ओवरऑल एज एन एक्टिविटी इट वाजंट बैड, लेकिन कुछ स्लोगन्स पहले ज्यादा जरा एंटरटेनिंग होते थे हमारे लिए, अब इस दफा थोड़े ज्यादा सेंसिबल स्लोगन्स थे, तो अच्छा लगा हमें देख के। ओवरऑल इस एक्टिविटी के बारे में बात इसलिए की क्योंकि ट्रेंड करी थी। खैर, इस उम्मीद के साथ कि आपका वीक कल अच्छा शुरू हुआ है। अपना नाम नहीं बताया। अच्छा, ये अरमला हसन है, ठीक है। हाँ, मुझे भी याद है। नाम नहीं बताया। हेडलाइंस ओपोजिशन इत्तेहाद का बड़ा फैसला, यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट नामजद। पीडीएम को हर जगह नाकामी का सामना करना पड़ेगा, सादिक संजरानी हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं, वजीर आजम इमरान खान। पीडीएम ने पंजाब पर नजर मरकूज कर ली, उस्मान बुजदार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की कोशिशें तेज। आर्मी चीफ से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान में जारी मफामी अमल पर तबादला ख्याल। कोरोना वबा में अचानक इजाफा, हुकूमत ने 15 मार्च से पाबंदियों में नरमी के फैसले पर नजरसानी शुरू कर दी। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हिना न्याजी करवाएंगी मुलाकात अदाकार मिकाल जुल्फिकार से। और बच्चों के अंदर बायोलॉजी का शौक कैसे पैदा करें, देखिए साइंस एंड टेक में। जी जनाब, हेडलाइंस आपने देख ली, सेगमेंट्स तो हैं ही, लेकिन सियासत पर भी बात होगी। सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर के हवाले से। मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्च का महीना है वो मुकम्मल तौर पर पॉलिटिकल मंथ है, यानी कि अब से 2 से 3 दिन के बाद 12 मार्च को सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होने वाला है, 18 तारीख को डस्का का इलेक्शन होने वाला है और फिर तकरीबन 26 तारीख को लॉन्ग मार्च होने वाला है। सो हम जर्नलिस्ट के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त, कहते हैं मुंह में पानी आ रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं ज़बरदस्त। लेकिन दूसरी जानिब खबरें कुछ पाकिस्तान के पोलिटिकल सीन के लिए अच्छी नहीं है। हम अगर बात करें सेनेट के बड़े मार्के की, तो जैसा कि मैंने कहा इसमें सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। हम 12 मार्च को सेनेट चेयरमैन, सेनेट इलेक्शन का जो वो इलेक्शन है सेनेट चेयरमैन का, उस हवाले से उस रोज नौ मुंतखब 48 सेनेटर्स हल्फ भी उठाएंगे और रिटायर होने वाले 52 सेनेटर्स अलविदाई तकारीर भी करेंगे। हुकूमत ने मौजूदा चेयरमैन सादिक संजरानी को एक बार फिर मैदान में उतारा है और इस्लामाबाद से सेनेट इलेक्शन गवर्नमेंट को अपसेट शिकस्त देने वाले यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार भी हैं। सेनेट में हुकूमत और इत्तेहादियों की तादाद 47 है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 6 वोटों की बढ़तरी के साथ 53 सेनेटर्स हैं। इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ और मेल मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल, हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए कोशिशें कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी यूसुफ रजा गिलानी ही जीतेंगे। ताहम वजीर आजम इमरान खान ने सेनेट में नंबर्स कम होने के बावजूद दावा किया है कि चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है वो सादिक संजरानी जीतेंगे और पीडीएम को हर जगह नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वजीर आजम ने यह भी कहा है कि अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए 20 सेनेटर्स को खरीदने की कोशिश शुरू कर दी है।
दूसरी जानिब PDM ने पंजाब के महाज को मुतहर्रिक किया है, वहाँ पे मुतहर्रिक हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से मुलाकात की है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फारूक हबीब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन चले गए हैं कि जो यूसुफ रजा गिलानी की जीत है वो मतलब उसके ऊपर सवालात हैं उस वीडियो के आने के बाद, कंट्रोवर्शियल है। अच्छा, दूसरी जानिब अब कल इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हम चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन जीतेंगे, यानी कि गिलानी साहब को हुकूमत के वोट पड़े तो वो हराम, और अगर संजरानी साहब को अपोजिशन के वोट पड़े तो वो हलाल। इस पॉलिटिक्स की समझ नहीं आ रही मुझे। इस पॉलिटिक्स की किसी को भी समझ नहीं आ रही, और हमारे साथ हमारे मेहमान भी होंगे। लेकिन उसके साथ साथ जी कल के जो हम बात करें, जो ये मार्का होने जा रहा है, इसमें बहुत सारी उम्मीदें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत कह लें अपना एक इत्मीनान का इजहार किया और बहुत मुतमईन तरीके से उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन सादिक संजरानी ही जीतेंगे। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत इलेक्शन कमीशन कर रहा है। ये जो यूसुफ रजा गिलानी वाला मामला है, ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक जानिब हुकूमत कह रही है कि जी सेनेटर्स को खरीदने की कोशिश की गई है, वीडियोस मौजूद है। दूसरी जानिब हुकूमत के अपने ही MNA असलम खान साहब ये कह रहे हैं कि तो एक स्टिंग ऑपरेशन था, जिस पे बादियों नजर में ये भी है कि शायद वजीर आजम को भी इसका इल्म था और ये प्लान करके किया गया। तो प्लान करके अगर किया गया तो क्या इस विजुअल प्रूफ को जो कि प्लान करके किया गया, डेफिनेटली जिसके बाद कोई डील हुई नहीं बकौल हुकूमत के और उनके MNAs के, तो क्या इसको इलेक्शन कमीशन मान लेगा? और क्या इलेक्शन कमीशन इसमें भी यानी कि सेनेट के इलेक्शन को भी मिसाल बनाएगा डस्का इलेक्शन की? देयर इज अ डिफरेंस, एक मेंबर नेशनल असेंबली का और एक सेनेट का, जिसमें नेशनल असेंबली के मेंबरान ने वोट डाला है। इसमें हुजम का बहुत बड़ा फर्क है। तो क्या इस सारे मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन इस जानिब आएगा? इस पे जरा बात कर लेते हैं। सदाकत साहब है हमारे? बिल्कुल, सदाकत साहब हमारे मौजूद हैं। सदाकत साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें टाइम दिया एक्सप्रेसो में। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे थे। क्या लगता है, वजीर आजम का तो दावा है कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन सादिक संजरानी जीतेंगे। क्या लगता है कि ये जो नंबर्स कम होने के बावजूद हुकूमत जो है चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत पाएगी? ये 6 वोट्स कहां से आएंगे आपके पास? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, नंबर ज़ाहिर है हम एक जमात हैं और इस वक्त हुकूमती जमात हैं। एक दूसरा हमारा कैंडिडेट जो है उसका ज़ाहिर सेनेट में एग्जिस्टेंस है एज चेयरमैन और उनके लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं। तीसरी बात ये कि एक सूबा है बलूचिस्तान जिसका बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो उनको एक नुमाइंदगी चाहिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। ये सारी चीज़ें हैं और वफाकी हुकूमत की प्रेजेंस और उनके बाकी मामलात, तो ये 2-3 वोटों का फ़र्क है। और बहुत सारे ऐसे एलाइज हैं जो हमें आ सकते हैं और हमें ऐसे कमिटमेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बजाय तो अपोजिशन में नजर आते हैं लेकिन वो सादिक संजरानी को वोट दे सकते हैं। और भाई साहब, ये जो बाकी मामलात आपने कहा ना, वफाकी हुकूमत और बाकी मामलात फिर अपोजिशन की भी तो हो सकते हैं ना। गनी साहब भी साबिक वजीर आजम रहे 4.5 साल से ज़्यादा, और उसके साथ साथ ये भी था कि उनकी एक अपनी पोलिटिकल स्टैंडिंग भी है, फिर पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात भी है। तो फिर उन पर क्यों शक कर रहे हैं आप अवीज़ शेख साहब के इलेक्शन के हवाले से? उनको भी फिर आगे बढ़े, आगे चलें। पार्टी तीसरी बड़ी जमात है, PTI पहली बड़ी जमात है। सादिक संजरानी के मुकाबले में हो सकता है आज उनके यूसुफ रजा गिलानी के तो पेपर भी रिजेक्ट हो जाए। उनके पर बहुत बड़ा एक मॉरल एलिगेशन भी लगा हुआ है कि उनके बेटे की वीडियोस आई हैं वोट खरीदने में, और हम सब समझते हैं कि जिस तरह वो इलेक्शन जीते हैं वो इतना ड्यूबियस है कि उनकी तो जो बतौर सेनेटर भी उनकी बहुत चांसेस हैं कि वो डिसक्वालीफाई हो जाए। तो ये सारी बातें हैं और अभी मुकाबला है, कैंपेन है, और जाहिर है कि ये कैंपेन कोई हुकूमत के पास बहुत सारी और ऐसे ताकत होती है पॉलिटिकल, जो जाहिर है लोगों को हम आइंदा आने वाले वक्तों के लिए लोगों को PTI से एक एफिलिएशन करने का फ़ायदा होगा कि एक जमात है जो चारों सूबों में है। बाकी अगर पीपल्स पार्टी है या नून है तो उनका तो कोई कैंडिडेट, कोई उम्मीदवार एक भी जीता हुआ नहीं है उनका बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान में एग्जिस्टेंस PTI की है, बलूचिस्तान में हमारी सूबाई हुकूमत भी है, उसका भी ज़ाहिर इन्फ्लुएंस होता है। तो हम सारा सियासी जो अच्छा, एक इसमें भाई साहब एक बात मुझे ये भी बताइए, क्लियर कीजिए कि ये जो खरीदो फरोख्त हुई है जिसकी जानिब वज़ीर आज़म भी कहते रहे हैं, आपके वज़रा हुकूमत के कह रहे हैं कि 3-4 अरब रुपए तकरीबन गिलानी साहब ने लगा दिए, तो ये सिर्फ खरीदो फरोख्त एक गिलानी साहब की सीट पर हुई है या जहाँ आपके सेनेटर जीते हैं वहाँ पर भी हुई है? यानी कि जहाँ आपके जीते हैं वो ठीक है, सिर्फ इधर हुई है, ये आपका मौक़िफ़ है? नहीं, देखिए, पहली बात आप ये देखें कि खरीदो फरोख्त रोकने की किसने कोशिश की, प्रेम्प्ट किसने किया, किसने जगह जगह जाके ओपन वोटिंग की बात की और कौन वोट छुपा रहा था। एक दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद में हमारी अक्सरियत थी और हमारी अक्सरियत खातून की सीट में, फौजिया आशिक की सीट में रिफ्लेक्ट हुई। आपने देखा वो सीट हम जीत गए, लेकिन उसी के साथ जो दूसरी सीट थी वो आदमी जिसका बेटा
आपको जगह जगह पैसे बांटता हुआ नजर आया, उसकी वीडियो आई, उसके प्रूफ्स आए, वो बंदा जीत जाए तो मेरा ख्याल है किसी और की जरूरत नहीं। अगर कोई पीटीआई किसी पे भी इल्जाम लगता है और किसी के पास कोई सबूत है तो बिल्कुल पीटीआई के भी उस उम्मीदवार को या उस सेनेटर को आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। ये तो इल्जाम भी है, उसकी कोशिशें भी है, उनका माजी भी है और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो बहुत सारे पहले इल्जामात में रहे हैं, हार चोरी में रहे हैं, करप्शन में रहे हैं, नौकरियां बेचते रहे, ये सारी बातें हैं। और जो उनका और हम तो बहुत पहले से वजीर आज़म और हम शोर कर रहे थे। अच्छा अब्बासी साहब, अभी बात कर रहे थे खरीदो फरोख्त के हवाले से, तो शेख रशीद साहब ने दावा किया है कि वजीर आज़म को 12 से 13 अरकान जो बिके उनके नाम पता है, तो वजीर आज़म इनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे? देखिए, कार्रवाई करने के लिए नाम का पता होना और नाम का पता होने के साथ उनकी ऐसी एविडेंस होना, जो एडमिसिबल एविडेंस हो, जो ज़ाहिर है किसी को अगर डिस्क्वालीफाई करें तो कल वो अदालत में जाएगा। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा सबूत है? इसीलिए हम कहते थे कि इलेक्शन कमीशन कोई वोट पे कोई ट्रैकिंग रखे, कोई बार कोड रखे, कोई सीरियल नंबर रखे, ताकि हम उसको विद ऑथेंटिसिटी साबित करके उनको डिस्क्वालीफाई कराएं। या उनको अभी अगर कोई मेरे पे इल्ज़ाम लगा दे तो मेरे पास क्या सबूत है? मैं अपने आप को कैसे बचाऊं कि मैंने तो वोट नहीं बेचा, या किसी पे जिसने वोट बेचा वो अगर कहे कि मैंने नहीं बेचा तो हम उसको कैसे ठीक है कर सकते हैं? अब भाई साहब ये बताइए, ठीक है, अब ये बताइए कि जो सारी सियासी गहमा गहमी है, वैसे तो ये शुगर लगा रहना चाहिए क्योंकि ये शुगर लगा हुआ है तो हम भी बैठे हुए हैं और सारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर आपको पता है कि अच्छा असर नहीं पड़ता, इन्वेस्टर भाग जाता है। कल भी हमारी स्टॉक एक्सचेंज ने 1 ट्रिलियन से ज्यादा हमने सुना है कि ट्रांजैक्शंस डिस्टर्ब हुई उस वजह से। तो इस सारी सूरत हाल को लेकर आगे डस्का का इलेक्शन भी है, फिर लॉन्ग मार्च भी है, ये सूरत हाल सेटल कब तक होगी? कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी हिकमत अमली भी है आपकी कि अब सुकून हो जाए, जरा इकोनॉमी पे तवज्जो दे लें, सब कुछ सही चले? ऐसा है कुछ? इदारे अपनी अपनी जगह पे रह के काम करें। देखिए, जब भी कोई इलेक्शन होता है थोड़ी सी उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो होती है, जाहिर है हर तरफ से बयानात आ रहे होते हैं, लोग कोई टूट रहे होते हैं, कोई यहाँ से वहाँ से यहाँ जा रहे होते हैं, ये तो एक इलेक्शन का माहौल है। और जाहिर है इकॉनमी बड़ी फ्रेजाइल होती है इस तरह के मामलात में। पाकिस्तान जैसी इकॉनमी जो बड़ी मुश्किलों से हमने खड़ी की है, जाहिर है उसको ये एक अंदाजे और एंटिसिपेशन और एक फोरकास्टिंग का एक इम्पैक्ट पड़ता है। लोग जो मुस्तकबिल देख रहे होते हैं उनको ज़रा सा भी डाउट हो तो लोग पीछे हट जाते हैं, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन ये वक्ती है, स्टॉक मार्केट ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, एक्सपोर्ट अच्छा ग्रो कर रहा है, लॉन्ग स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी का रोशन बड़ा ताबनाक मुस्तकबिल है और फोकस भी गवर्नमेंट का है। लेकिन ये फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। ज़ाहिर है इलेक्शन होना है, इलेक्शन के बारे में बयानात होने हैं और ये थोड़ी सी तोड़ जोड़ होनी है, उसका ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। ठीक हो गया सदाकत भाई साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने एक्सप्रेसो में वक्त दिया। हुकूमत की सारी नजरें हैं शॉर्ट टर्म दो, लेकिन 2.5 साल से चल रहा है, बल्कि 2013 से चल रहा है। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। आपको पता है चिकन कितना महंगा हो गया? आप मुस्कुरा रही हैं, चिकन की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। ये वैसे अभी डिस्कस कर रहे थे, आपको भी बताना है। एकदम से आपको याद आया। हाँ, मुसलसल 7वें हफ्ते भी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, ये मैं नहीं कह रहा, इदारा शुमारियात ये कह रहा है, और उसके मुताबिक महंगाई गुज़िश्ता 4 माह की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। और अशिया खुरनोश की बात की जाए तो उसकी कीमतों में इजाफा महंगाई का सबब बना है और एक हफ्ते में अशिया ज़रूरी 22% जो कहने महंगी हुई हैं, जिससे 22 चीज़ें महंगी हुई हैं, जिससे शहरियों का जीना मुहाल हुआ है। खाने पीने की रोज़मर्रा की अशिया के साथ साथ मुर्गी के गोश्त की कीमतों में भी अचानक इजाफा हुआ है, जिससे अभी इमरान ने मेंशन किया। और मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी का गोश्त 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गया, जिसके बायस जो हम बात करें चिकन अवाम की पहुंच से दूर हो गया है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर नजर रखने वाली जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आती हैं। ये तो हमें कई अरसे से बेबस नजर आ रही है। मुनाफाखोर जो है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं और महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही। अवाम ने मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमतों पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ये बड़ा अच्छा कमेंट है वैसे जो अवाम कह रही है ना, वो कहते हैं वज़ीर आज़म को सेनेटर्स बनाने का रेट तो पता है, लेकिन मुर्गी का रेट नहीं पता वज़ीर आज़म को। तो वज़ीर आज़म वैसे देसी मुर्गी पसंद करते हैं, जाती तौर पे वो बता चुके हैं कई जगहों पे देसी मुर्गी खाते हैं, वो ब्रायलर नहीं खाते हैं। अच्छा ठीक है, वज़ीर आज़म तो लाइल में, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर बड़ा रमज़ान पैकेज देने की तैयारी कर ली है। वज़ारत सनअत व पैदावार ने 37 करोड़ रुपए से ज़ायद का रमज़ान रिलीफ पैकेज तजवीज़ किया और चिकन की बढ़ती कीमतों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं कराची और पेशावर से। सबसे पहले कराची का रुख करेंगे, काशिफ हमें ज्वाइन करें जो इस वक्त नाज़िमाबाद में मौजूद हैं और हमें
हमें पेशावर से ज्वाइन करेंगे शाहजेब, और इसके साथ साथ महंगाई के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आबिद सुलेहरी होंगे, हमारी मईशत। तीनों को वेलकम करेंगे, बहुत शुक्रिया आप सबका। सबसे पहले काशिफ आपकी जानिब आएंगे, कराची में क्या सिचुएशन है? अभी हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि मुर्गी की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, वहाँ पे क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, कराची में सरकारी तौर पर तो मुर्गी की जो कीमत है वो 214 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन बाज़ार में इस वक्त जो मुर्गी है वो 500 रुपये फ़ी किलो कीमत पर बिक रही है। इस तरह सरकारी कीमत में और बाज़ार की कीमत में लगभग 266 रुपये का फ़र्क है। इस वाज़े तकरीबन दुगने से ज़्यादा फ़र्क के बावजूद सिंध हुकूमत और कमिश्नर कराची, जो कि महंगाई पर काबू पाने के बुनियादी जिम्मेदार हैं, वो मुतहरिक नहीं हो रहे और आवाम को महंगाई के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान में जो महंगाई के असरात हैं वो इसलिए भी नुमायाँ हो रहे हैं कि अगर हम देखें पर कैपिटा जीडीपी देखी जाए तो उस लिहाज से भी पाकिस्तानियों की फीकस जो आमदनी यौमिया अगर देखें 580 रुपये बनती है। इसी तरह हुकूमत की मुकर्रर करदा जो कम से कम उजरत है 17,500 रुपये, उसके हिसाब से भी देखा जाए तो एक आदमी को 580 रुपये कमाता है। अब अगर ये 500 रुपये में सिर्फ वो मुर्गी खरीद लेगा या घर का खाना किचन चलाएगा, काशिफ वजह बनी ये जो मुर्गी के अचानक रेट के बढ़ जाने की वजह मालूम हुई है? आप इस वक्त चिकन मार्केट में भी खड़े हैं, आपकी बात हुई हो, क्या वजह है? सप्लाई का कोई प्रॉब्लम है या वैसे ही मुनाफाखोरी ज्यादा हो गई है? देखें, ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। 2010 के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोल्ट्री इंडस्ट्री का बहुत जायजा लिया, तहकीक की, पोल्ट्री इंडस्ट्री को सुना और आखिरकार ये फैसला सादिर किया कि और शोबों की तरह पोल्ट्री के अंदर भी एक कार्टेल मौजूद है और उसके ऊपर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया। लेकिन उसके बावजूद पोल्ट्री जो इंडस्ट्री है या पोल्ट्री का शोबा है उसका किबला दुरुस्त नहीं हुआ और ये मुनाफाखोरी का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते। इस वक्त जबकि लॉकडाउन खत्म हो गया, माशी सरगर्मियां तेज हो गई, बड़ी शादी ब्याह की तकरीबात पर भी पाबंदी खत्म हो गई, मुर्गी की खपत बढ़ रही है, लेकिन तौर पर सप्लाई कम की जा रही है। ठीक हो गया। शाहजेब आपकी जनाब आएंगे, पेशावर की क्या सिचुएशन है? जिस तरह से भी हमें काशिफ कराची के हवाले से तो बता रहे थे, पेशावर की क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि जैसे दीगर अशिया ज़रूरिया जो हैं उनकी कीमतों में हो रहा है, तो इस पर सर-ए-फ़हरिस्त जो है मुर्गी यानी चिकन का गोश्त है। यहाँ पे जो आम जो गोश्त है उसकी कीमत 500 रुपये से ज़्यादा है, यानी फ़ी किलो। अच्छा। तो इस वजह से मुर्गी की डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो इसी वजह से मुर्गी का गोश्त जो सरकारी नर्ख है वो 251 चल रहा है, लेकिन अंदरून शहर आप देखें, शहर के दूसरे इलाकों में देखें तो मुर्गी 270 रुपये फ़ी किलो यानी फ़रोख्त हो रही है। यानी एक मुर्गी जो है किसी अगर आम शहरी को लेनी है तो वो कम से कम 500 रुपये से ज़्यादा का बजट अपने पास रखे। really bad. इसी तरह अगर देखा शाहजेब, हुकूमत के किसी नुमाइंदे से आपकी बात हुई हो? क्या हुकूमत को इस बात का इल्म है कि इतनी ज़्यादा मुनाफाखोरी हो रही है और 250 वाली मुर्गी 500 की बिक रही है? इस पर कोई एक्शन लिया हुकूमत ने अब तक? केपी में तो पीटीआई की हुकूमत है। देखें, हुकूमत, आप वही बात आती है कि सेनेटर का रेट तो इनको पता है लेकिन मुर्गी का रेट नहीं पता। तो यहाँ पे जो है हुकूमती ओहदेदारान जो हैं वो बिल्कुल इस मार्केट की तरफ आते ही नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये चिकन की सबसे बड़ी मार्केट है चरगानो चौक में। तो यहाँ पे जो है जो रेट चल रहा है 251, लेकिन इसके बरक्स जो आप अंदरून शहर चले जाएं तो रेट जो है आपको इससे डबल मिलेगा, 300 से ऊपर फरोख्त हो रही है। लेकिन 251 का रेट इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कहाँ पे होती हैं? इनके हवाले से तो बड़ा गवर्नमेंट दावा करती है कि हमने कमेटियां बनाई हुई हैं, इस कंट्रोल करेंगी, ये मुतहर्रिक क्यों नहीं नजर आती? देखें, ज़िलाई इंतज़ामिया के अंडर जो है वो महकमा खुराक के अंडर जो प्राइस रिव्यू कमेटी है उसमें गुज़िश्ता 5-6 साल से कोई चेंजेस ही नहीं हुई। कमेटी उसी तरह चल रही है। जब से ये हुकूमत आई है तो प्राइस रिव्यू कमेटियों को इन्होंने चेक ही नहीं किया, तो उनका इजलास ही नहीं होता, उसमें कोई नए लोग जो हैं अपडेट नहीं होते, रेट्स उसमें अपडेट नहीं होते, तो कैसे एक रेट? ठीक है, बेसिकली वही कि मैनेजमेंट का इशू है और मुनाफाखोरी को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। काशिफ और शाहजेब, आप साथ ही रहिएगा। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे माहिर मईशत हैं और ऑफ एंड ऑन हम इनसे बात करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, सवालात वही पुराने हैं, कुछ नया नहीं है उसमें, लेकिन इस वक्त ये जो चिकन का बहरान, कभी गंदम का बहरान, कभी चीनी का बहरान, तो बहरानिस्तान लग रहा है, ऐसा लगता है हमारा मुल्क। ये जो अभी सूरत हाल बन रही है गरीब आदमी के लिए, खैर वो तो पहले ही बेचारा दाल भी नहीं खा सक रहा था, सब्जी भी नहीं खा सक रहा था, अब चिकन कोई मेहमानों के आने पे लोग बनाते हैं, उसमें भी मसले हैं। बेसिक इशू जो है गवर्नेंस का, मैनेजमेंट का, कैसे हल होगा? देखिए, इसके जो लॉन्ग टर्म है वो तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म, वो तो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट ईयर का ना होना जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो हमारे पास ज़िले हुकूमतें मौजूद ही नहीं है, तो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लेकिन इस तरह के जो इश्यूज हैं वो तो लोकल गवर्नमेंट को डील करना होता है। और इस वक्त किसी भी सूबे में
वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप जानते हैं कि जिले हुकूमतें जो है सबका टर्नओवर खत्म हो चुका है, अभी लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस होने हैं। ये तो एक सबब। अगर हम इमीडिएटली इस चिकन के इशू पे आते हैं तो उसमें दो चीजें जो है वो फैक्टर हैं। एक तो आपने सुना होगा कि अंदरून सिंध में सर्दी की वजह से मुर्गी के जो चूजे थे वहाँ पे एक बीमारी जो है वो आई और उससे काफी लाभ हुआ पोल्ट्री फार्मर्स का। दूसरा और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो मुर्गी की फीड है उसमें कोई 800 रुपए जो है पर मन उसमें इजाफा हो गया कास्ट में। अच्छा। उसमें सोयाबीन ऑयल उसमें यूज होता है और सोयाबीन ऑयल की जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं 70% बढ़ गई हैं पिछले 4 माह में। जो आपकी जो फीड है उसकी कीमत में इजाफा होगा, जाहिर बात है कि जो फार्मर्स होंगे वो उसी हिसाब से अपनी कीमत जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। ये जो मिसमैच आता है जब हम कहते हैं सरकारी कीमत जो है लेट से 200 है और उससे डबल में बिक रही है, तो ये भी देखना होगा कि क्या वो सरकारी कीमत जो है वो वाकईतन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको पूरा करती है या नहीं करती। ठीक है, यानी दो बेसिकली आपने वजूहात तो बड़ी बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया। एक तो हमारे पास सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट का जो किसको कंट्रोल करे, और कोई प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म भी तो नहीं है जिसके जरिए हम ये करें। तो इमीडिएट बेसिस पे अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? क्योंकि हमने ऑब्वियसली वी ऑलवेज ट्राई टू टॉक अबाउट द सोल्यूशन क्या हो सकता है जिससे कुछ इमीडिएट रिलीफ मिले इस मामले के ऊपर? देखिए, कल की जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग एक हुई प्राइसेस पे, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने 2 चीजों पे बड़ा वाज़ेह हदायत दी हैं। एक तो ये है कि जो एडिबल ऑयल्स हैं उन पे टैक्सेस जो हैं वो कम किए जाएं। दूसरा ये है कि पेट्रोलियम का मैं आपको बताऊं कि अब ये मई 2019 के बाद हाईएस्ट प्राइस हो गई है, $70 पर बैरल को टच कर गया है पेट्रोलियम। खुसूसन जो सऊदी अरब के तेल की जो मसनू तनसीबात हैं उन पे जो हमला हुआ तो उसके बाद एकदम से कीमतें बढ़ी हैं। तो वज़ीर आज़म ने कल ये हिदायत की है कि पेट्रोलियम और एडिबल ऑयल इन पे टैक्सेस जो है कम किए जाएं ताकि इनका जो रेट है पाकिस्तान में उसको मेंटेन किया जाए। वरना जब $70 पर बैरल पे ऑयल प्राइसेस पेट्रोलियम जाएंगी तो फिर आपकी हर चीज़ जो है वो उसको महंगी हो जाएगी। और ये रमज़ान के साथ ओवरलैप कर रही हैं बदकिस्मती से इस दफ़ा ये सारे जो फेनोमेनन्स हैं। अच्छा, चूंकि आपने डॉक्टर साहब रमज़ान का जिक्र कर दिया तो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के हवाले से हमारे पास ये रिपोर्ट है प्रोडक्शन के हवाले से इनफैक्ट कि 6.37 बिलियन का जो पैकेज है वो गवर्नमेंट इस वक्त गौर कर रही है कि ये होना चाहिए रमज़ान के लिए। तो हर दफ़ा ये पैकेज तो आता है, एक तो ये होता है कि पहले 10 रोज़ों के बाद ही सूरत हाल बड़ी टाइट होना शुरू हो जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स का मैकेनिज्म ऐसा नहीं है, चीज़ें मिलती नहीं हैं लोगों को, और ओबियसली महंगाई भी रमज़ान में माशाल्लाह मुसलमान बढ़ा ही देते हैं पाकिस्तानी। तो इस हवाले से भी ज़रा इज़हार ख्याल कीजिए। यहाँ पे मेरे ख्याल मीडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी स्टोर्स पे जो एक शिकायत पिछले कई सालों से सुनने में मिलती है वो ये होता है कि जो पैकेज की चीजें होती हैं वो 3-4 रोज के बाद वो ओपन मार्केट में बेच दी जाती हैं, और स्पेशली जो पेरिफेरी के जो रिमोट एरियाज में यूटिलिटी स्टोर जो मौजूद हैं वहाँ पे चीजें जो हैं वो ओपन मार्केट में बिक जाती हैं। और आप सब लोग जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस वक्त बड़ा एक्टिव मुतहर्रिक मौजूद है उसको नजर रखना होगी कि वो देखें कि क्या रमजान पैकेज की कोई चीज जो है वो इस वक्त बाजार में तो नहीं बिक रही, दालें, घी, चीनी, क्योंकि उसकी एक स्पेशल पैकिंग होती है, उस पर स्पेशल मार्केटिंग की जाती है। इस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग के हवाले से हमें बात भी की, और चिकन प्राइसेस के हवाले से हमारे कराची और पेशावर से हमारे रिपोर्टर्स भी ज्वाइन कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि मीडिया इस पे नजर रखे। हम तो डॉक्टर साहब नजर रखते हैं और बताते भी रहते हैं, लेकिन कोई माने भी ना हमारी बात। ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कोरोना वबा की। तो मार्च का महीना शुरू होने के साथ ही एक बार फिर अनफॉर्चुनेटली कोरोना के मस्बत केसेस और जो शरह बात है उसमें कुछ तेज़ी देखने में आ रही है। गवर्नमेंट ने 15 मार्च से कुछ लॉकडाउन में पाबंदियों के अंदर जो नरमी का ऐलान किया था, और इसको भी हुकूमत रिव्यू करने जा रही है, हमने ये भी सुना। जबकि 1 मार्च से तमाम स्कूल्स में 5 दिन की क्लासेस के मामूल पर वापस आने के बाद अब सूरत हाल क्या होती है इस पर भी देखना होगा। और सिंध हुकूमत का इख्तलाफ भी इस पे सामने पहले ही आ रहा था। सिंध हुकूमत इख्तलाफ कर रही थी और कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस हमने देखा कि PSL मंसूख हुआ और PCB में कोरोना के मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए, दफातर बंद कर दिए गए। पंजाब के साथ साथ अजला तालीमी इदारों में गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है। जबकि कोरोना वबा में अचानक इजाफे के बाद NCOC का अहम इजलास हुआ है। इजलास में बात की जाए तो सिनेमाज हैं, शादी हॉल, जिनमें तकरीबात और रेस्टोरेंट्स को दोबारा खोलने के लिए फैसले को वापस लेने पर गौर किया जा रहा है, और इसके साथ स्कूल्स में 100% जो अटेंडेंस है उसके मुतालिक फैसले पर भी नजरसानी की गई है। हद
हतमी इजलास अहम आज होगा। दूसरी जानिब हेल्थ प्रोफेशनल्स के हवाले से आपको बताते चले तो वैक्सीन लगाने का अमल जारी है, जबकि दूसरे मरहले में 60 सालों से जायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला कल यानी कि 10 मार्च से शुरू हो जाएगा। असद उमर के मुताबिक ज्यादा उम्र के जो रजिस्टर अफराद हैं उनको वैक्सीन पहले लगाई जाएगी और इसी तमाम सिचुएशन पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। बिल्कुल, वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर ओबियसली हेल्थ के हवाले से सीनियर आदमी हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाने के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो इस वक्त ये जो थर्ड वेव है, क्या इस टर्म से आप अग्री करते हैं दिस इज द थर्ड वेव या सेकेंड वेव की कॉन्टिन्यूटी है और कुछ हमारी बेहतियाती की वजह से या नरमी की वजह से हम इसको फेस कर रहे हैं? नंबर 1, नंबर 2, वैक्सीन से कितना फ़र्क पड़ा है अब तक या पड़ सकता है आने वाले वक्त में? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं वेव्स में आई डोंट बिलीव, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट फिनोमिनन है। पिछले जब से वुहान से ये शुरू हुआ दिसंबर 2019 से, और ऑब्वियसली बढ़ के पूरा चाइना और पूरी दुनिया को इसने और इसकी अपग्रेड किया गया पैंडेमिक में। तो इसलिए ये तो एक कांस्टेंट फिनोमिनन है। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है कि वहाँ ये ख़त्म हुआ और फिर वेव आई हो। डेफिनेटली कम होता है और ज़्यादा होता है, एस्केलेट और डी एस्केलेट होता है, और उसकी वजह ज़्यादातर जो मेन फैक्टर है ये डिसाइसिव, वो हमारे रवैये हैं और हमारी एहतियात है कि हम अपनी लाइफ को कितना चेंज करके रखते हैं और अपनी ख्वाहिशात की कितनी कुर्बानी देते हैं, चाहे वो सियासी नौयत की हों, सोशल नौयत की हों या मजहबी नौयत की हों। अगर हम यही अपनी ख्वाहिशों की नहीं कुर्बानी देना चाहते और जानों की कुर्बानी देना चाहते हैं, तो ये फिर हमारे रवैये में जब ये रिफ्लेक्ट होता है तो वो कई जानों को का ज़िया कर देता है। तो इसलिए स्टेक बहुत बड़ी है। स्टेक ये है कि आपकी और मेरी और आपके सुनने और देखने वालों की जानों को खतरा हो सकता है और कोई ना कोई तो मर सकता है। और हमारे तो दीन में भी यही है कि अगर एक इंसान भी मर गया तो पूरी इंसानियत मर गई। तो एक सर वेरी वेरी हाई, और जो हमें थोड़ी सी एहतियात करनी है वो कोई इतनी बड़ी नहीं है। जाहिर है ये वक्त बुरा वक्त से पूरी दुनिया गुजर रही है। एक बहुत ही लंबी भयानक टनल है, कई माह पे मुश्तमिल है, कई सालों पे। इसमें तकरीबन 30-35 लाख लोग जान से हाथ धो बैठे हैं, और जाहिर है इसको मैं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का कहता हूँ, और बिल्कुल इतनी जानों का ज़ियान तो वर्ल्ड वॉर में भी नहीं होता जितना। अच्छा डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा अगर बात कर ले वैक्सीन के हवाले से, और साथ साथ हुकूमत ने जो 15 मार्च से हम बात कर रहे थे कि नरमी करनी है लॉकडाउन में, और अटेंडेंस स्कूल की बात करें तो वफाक और सिंध में ऑलरेडी इस हवाले से इख्तलाफ जारी था। आपके नज़दीक ये फैसला दुरुस्त है 100% जो अटेंडेंस है बच्चों का, और इससे क्या हम थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे या दीगर जो नरमी हम करने जा रहे हैं लॉकडाउन में उस हवाले से भी बताइएगा। एक एजुकेशनिस्ट हूँ, और एजुकेशनिस्ट होने के हवाले से मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, जिसको हमें वापस एटलीस्ट इस लेवल पे लाना है कि थोड़ी बहुत एजुकेशन हमारी चलती रहे और बच्चों का कीमती वक्त ज़ाया नहीं हो। अलबत्ता मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप बहुत बड़े इज्तिमा करें, सियासी और पॉलिटिकल और मजहबी और इस किस्म की चीज़ें करें। उसमें हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। स्कूल या कॉलेजेस एक कंट्रोल्ड सिचुएशन है जहाँ पे आपके असातिज़ा को ट्रेन किया जा सकता है, आपकी एक्सेस है। जो जितने जुलूस और हजूम और शॉपिंग मॉल्स और ये वो, वहाँ बहुत मुश्किल होता है मॉनिटर करना। डेफिनेटली जो NCOC ने किया वो उस वक्त किया जबकि केसेस में उन्होंने बेहतरी देखी, तब किया। और ये तो एक कॉन्स्टेंट फिनोमिनन है कि डेली बेसिस पे हमें सिचुएशन रिव्यू करके एक्शन लेना पड़ता है। और अभी अगर उन्होंने मजीद रिव्यू करने को जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सूरत हाल ये डिमांड करती है कि इसको एक कॉन्स्टेंटली रिव्यू किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वैक्सीन के हवाले से थोड़ी सी बात, कल कहा जा रहा है कि कल से जो बड़ी उम्र के अफराद हैं 60+ लोगों को, उनको वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। और वैक्सीन के हवाले से क्योंकि हम हेल्थ प्रोफेशनल थोड़े रिलक्टेंट थे, अब सीनियर सिटीजन्स को कायल करना और उनको वैक्सीन लगाना कितना चैलेंजिंग होगा और ये प्रोसीजर किस तरह से होगा? देखें, मैंने जैसे अभी जिक्र आपको किया कि एक बड़ी भयानक लंबी टनल है जिसके एंड पे एक रे ऑफ होप है, एक लाइट है, और वो वैक्सीन इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम के जरिए ही हो सकती है।
और क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ने और मैंने ट्रायल्स किए और अभी हम तीसरा ट्रायल कर रहे हैं इस वक्त, और देखें असल चीज ये है कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स टेस्टिंग। तो जो भी हम बात कर रहे हैं उसका एविडेंस क्या है। हमने 18,000 लोगों को एक वैक्सीन कैंसिनो लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 100% में प्रोटेक्ट हुए वो फ्रॉम सीवियर डिजीज, कि कोई किसी की जान नहीं गई या कोई इतना इल नहीं हुआ कि उसको आईसीयू में दाखिल करना पड़े, और तकरीबन 77% में इसको ऑल टुगेदर प्रिवेंट कर दिया। तो ये बहुत ही इनकरेजिंग रिजल्ट थे, और सबसे बढ़ के किसी भी एज के ग्रुप में 18 साल से बड़ों को लगी थी, कोई ऐसा सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं हुआ। तो हमारी अपनी पॉपुलेशन की खुशाइन चीज ये है कि हमारी जिसामत पाकिस्तानी की है, ये बहुत अच्छी तरह वैक्सीन टॉलरेट कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इफेक्टिवनेस भी बहुत अच्छी है। अब ये जो बिट्स हैं या सोशल मीडिया जो है, ये तो आपका और मेरा काम है कि इसको डिस्प्ले करें। वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम, थैंक यू वेरी मच। और आपकी बहुत ही अच्छी बात यह है कि आप बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से समझाते हैं, जैसे कि आपने रे ऑफ होप की बात की, एक लंबी टनल एंड लाइट, देयर इज़ नो डाउट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली आपने इस हवाले से हमें बताया। कोविड के हवाले से हम बात कर रहे थे, आई होप के सूरत हाल जल्द बेहतर हो। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। और हम मुख्तलिफ उड़ते सितारों से आपकी मुलाकात तो करवाते ही रहते हैं। आज एक ऐसा उड़ता सितारा आपके सामने हम लेकर आए हैं जिसने अपनी सलाहियतों से इस वक्त अपना लोहा मनवाया है, और सिर्फ आपको बताना है कि वो कितना टैलेंटेड है, बाकी उसका काम खुद बोलेगा। नाम जमात के होनहार तालिब इल्म है। उन्होंने व्हाट्सएप की तर्ज पे, पाकिस्तानी है, कराची से ताल्लुक़ है, व्हाट्सएप की तर्ज पे एक ऐसी ऐप बना ली है जिसमें बेपनाह ऑप्शंस मौजूद हैं, और उनका दावा है कि शायद वो ऑप्शंस व्हाट्सएप से भी ज्यादा हैं और उससे मुशाबित रखते हैं। अच्छा, और रोज बरोज लोग जो है इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं और इसकी मकबूलियत भी हो रही है। इस हवाले से जिन्होंने ये एप्लीकेशन बनाई है, सैयद नबील हैदर जाफरी, इनका ताल्लुक, जिस शहनाज ने कहा, कराची से है, और जिस लैपटॉप पर ऐप बनाई है उसकी हालत तो हम बताएं, मगर नबील ने बड़ी हिम्मत के साथ दिन रात काम किया और FF मीटिंग ऐप मुतारिफ करवाई है। तो इस वक्त सैयद नबील हैदर जाफरी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। नबील, वेलकम टू एक्सप्रेस। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको ख्याल कैसे आया कि आपने एप्लीकेशन बनानी है और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मैं एक्सप्रेसो में आगे बहुत खुश हुआ। तो मैंने एप्लीकेशन का आइडिया मुझे अपने एक गेम से इंस्पायर होकर मिला, जो मैं जब 3 क्लास में था, छोटी क्लास में, तो मैंने एक गेम बनाया था। तो मैं उससे जब इंस्पायर हुआ था, मैंने आगे जाके सोचा कि मैं अपने फादर के फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए और वर्ल्ड वाइड यूज़ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाऊं। ठीक है। तो क्या आपने खुद ऐप बनाना खुद से सीखा, या कहीं से कोई सर्टिफिकेशन की, कहीं कोई कोर्स किया कंप्यूटर को लेकर, या खुद से ही कंप्यूटर से ही देख के, गूगल से सीख के ऐप बना दिया आपने? जी, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें गूगल से देख के और रिसर्च करके, ट्यूटोरियल से, क्रैश कोर्सेज किया, और थोड़ी सी पाइथन मैंने स्कूल में बेसिक जो होती है स्कूल से सीखी। अच्छा, एक तो जो लोग देख रहे हैं उनको हम बता दें कि इस ऐप का नाम FF मीटिंग है, जिसके हम आपको साथ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, और ये ऐप अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर सके हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा नबील कि इस ऐप के हवाले से ऑप्शंस आप कह रहे हैं कि व्हाट्सएप के मुकाबले में मुख्तलिफ भी होंगी और ज़्यादा ऑप्शंस भी होंगी, क्या क्या ऑप्शंस हैं या फीचर्स हैं जो हमें व्हाट्सएप पे मिलते हैं? इसके अंदर काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं, जैसे इसके अंदर सीक्रेट चैट है जो ऑटोमेटिकली 5 to 7 मिनट में डिलीट कर देता है चैट को। अच्छा। और जैसे इसके अंदर क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड बेस्ड ये है, टेलीग्राम से कनेक्टेड है। और जैसे इसके अंदर मैंने कलर ब्लाइंड लोगों के लिए थीम्स दी हैं, क्योंकि वो उनको सिलेक्टेड कलर्स दिखते हैं, और थीम्स और भी हैं जो नॉर्मल लोग भी यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट्स भी हैं जो साइज इंक्रीज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का, जैसे किसी को आई साइट का मसला हो तो अपने हिसाब से इंक्रीज कर लिया। जैसे मुझे कभी कभार होता है कि मैं ग्लासेस अपने हटा के मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, तो आउटलुक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और शो के दूसरे घंटे में हम दाखिल हो चुके हैं। सेगमेंट्स की भरमार होती है, और अब जो सेगमेंट है वो कौन सा है? ओवर अ कप ऑफ कॉफी।
नहीं मेरी ब्लैक कॉफी नहीं। अच्छा, उसमें चाय है और इसमें ग्रीन टी है, कॉफी दोनों में नहीं है, मैं बता दूं। ओवर कप ऑफ कॉफी में आज हिना न्याजी मुलाकात करवाने वाली है मीकाल जुल्फिकार से। ओह, मीकाल जुल्फिकार has got a great fan following और बहुत जबरदस्त एक्टर हैं, मॉडल हैं, कमाल, मतलब उनकी देखते हैं क्या personality है। कॉफी के कप पे क्या क्या बातें हुई हैं। सो देखते हैं ओवर कप ऑफ कॉफी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफी। नाजरीन, आज मैं बहुत गुड लुकिंग, बहुत हैंडसम, जबरदस्त एक्टर और मॉडल मीकाल जुल्फिकार के साथ मौजूद हूं। उनसे जानते हैं कि वो पैदा तो लंदन में हुए लेकिन पाकिस्तान कैसे आए। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग मीकाल, कैसे हैं आप? वेरी वेल, आप सुनाएं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, ऑल वेल। सबसे पहले मीकाल मुझे ये बताएं कि आपने अपने करियर का आगाज किया इब्रार के गाने सानू तेरे नाल प्यार हो गया। मुझे बताएं प्यार किससे हुआ और कितनी बार हुआ? सच बताना है। प्यार मुझे 2-3 दफा हुआ है। अच्छा। बड़ा सीरियस किस्म का। ओए होए। और पहले मैं बड़ा दिल फेंक किस्म का होता था। पहले, अब नहीं है? अब नहीं हूँ। अब मुझे समझ आ गई है कि इतना दुनिया जालिम है। कोई इतनी स्मार्ट मूव नहीं होता इतना दिल फेंक होना, बिकॉज लोग जो हैं, आई थिंक ह्यूमन नेचर होती है कि जब आप आई थिंक बहुत ओपनली यू नो ये बहुत वनरेबल हो जाते हैं ना, तो फिर लोग एडवांटेज ले लेते हैं। तो अब जो है ना, मैंने बिल्कुल, अब मैं प्यार नहीं करता, पहले करता। अच्छा, मुझे ये बताएं मीकाल, प्यार किस तरह होता है? क्या चीज देख के प्यार होता है? कुछ भी हो सकता है। आई थिंक इंसान की कोई भी क्वालिटी देख के इंसान को प्यार हो कौन सी जाता ऐसी क्वालिटी है जो बहुत अट्रैक्ट करती है और फौरन से प्यार हो जाता है? है। आई थिंक ऑनेस्टी, और आई थिंक आंखों में जो है ना एक ऑनेस्टी होती है जो मैं तलाश करता हूँ। आप आंखों में झांकते हैं? आंखों में एक ऑनेस्टी होती है, एक सच्चाई होती है आंखों में जो मैं ढूंढता हूँ। बहुत कम मिलती है मुझे तो। अच्छा मीकाल, मुझे ये बताएं कि आप लंदन में पैदा हुए और वहाँ पे रह के पाकिस्तान इंडस्ट्री आपने ज्वाइन की। कैसा एक्सपीरियंस था? क्या बचपन से ही शौक था कि एक्टर बनना है? नहीं, इट वाज ऑल एक्चुअली बाय चांस। कभी सोचा नहीं था एक्टर बनना। मुझे एक्चुअली सिंगिंग का शौक था, तो सिंगर बनने का भी नहीं सोचा था मैंने, बट आई एंजॉयड सिंगिंग। आप बहुत अच्छा गाते हैं और हमें भी गुनगुना के सुनाएंगे। आई ट्राई। तो यू नो, आई एम वेरी लकी। मेरी जो अपब्रिंगिंग थी, बिकॉज माय मदर इज इंग्लिश एंड माय फादर इज पाकिस्तानी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मैंने देखा था। और उसने मुझे अपनी लाइफ में जो है ना बहुत आई थिंक ग्रूम किया, बिकॉज मैं कोई भी जो चीज़ थी उसको 2 पर्सपेक्टिव से देखता था हमेशा, बिकॉज मेरे अंदर वो दोनों पर्सपेक्टिव थे। तो वो मुझे एक बड़ा, उसने मुझे जिंदगी में सपोर्ट किया और बड़ा बैलेंस दिया लाइफ में। अच्छा, पेरेंट्स भी काफी सपोर्टिव थे ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मैटर करता है कि फैमिली में कौन सपोर्ट कर रहा है। एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज वेरी यंग, आई वाज ओनली 18 और 19 व्हेन आई स्टार्टेड। तो शुरू तो just for fun हुआ था, and I think they weren't taking it seriously either, but alhamdulillah I was lucky कि very early on I got success and माशाल्लाह। and उन्होंने भी देखा, तो फिर उन्होंने क्योंकि success जल्दी मिल गया था, तो उन्होंने फिर इतना क्वेश्चन नहीं किया। अच्छा मीकाल, हमारे सुनने में आया कि आप हाईली पेड एक्टर हैं पाकिस्तान के। बता दें कितने पैसे लेते हैं एक ड्रामे में काम करने के? इतना ब्लश क्यों कर रहे हैं आप? पहले तो ये बताएं। आई थिंक मुझे वैसे समझ नहीं आती ये खबरें कहाँ से निकलती हैं। आई होप ये सच हो, मुझे क्योंकि बाकियों का नहीं पता कि बाकी कितने लेते हैं, सो आई होप ऐसा सच हो। अच्छा मीकाल, मुझे ये बताएं कि कौन सा कैरेक्टर है जो अभी आप चाहते हैं कि यार ये बस जिंदगी में कर लूं ना तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी? ये मैं काफी दफा पहले भी कहा है, और आई थिंक किसी भी मेल एक्टर से पूछ लें तो शायद ये कैरेक्टर उनके टॉप ऑफ द लिस्ट होगा, and that's जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड का जो स्वाव है और जो करिश्मा है और जो एक ट्रू हीरो इमेज है, और यू नो जो सारी चीजें करता है यू नो विद इन हिज कैरेक्टर्स, यू नो वेदर इट्स द एक्शन और द वुमेन और यू नो जस्ट द लाइफस्टाइल, यू नो आई थिंक दैट्स फन टू डू। I'd love to if there is ever an opportunity. ऑलराइट, कौन सा अपना ऐसा कैरेक्टर है जो अभी कभी देखते हैं तो सोचते हैं कि यार ये मैं अच्छा कर सकता था? मैं तो खैर हर कैरेक्टर देख के ये करता हूँ। I'm a perfectionist. Yes, very critical. I'm a perfectionist, और आजकल भी मेरे 2 ड्रामे लगे हुए हैं on air. One is called करार and one is ख्वाब नगर की शहजादी, और उसके मैं जब देख रहा होता हूँ एपिसोड्स अपने, तो मैं कई दफा देख के कहता हूँ, कुछ चीजें मुझे ठीक भी लगती हैं कि नहीं यार ये तुमने सही किया, लेकिन बहुत सारे सीन्स में मुझे लगता है यार अगर मैं ये कर लेता या ये कर लेता तो ये बेहतर हो जाता। बेहतर होता। अच्छा, कोई ऐसा सीन जिंदगी का जिसको करना बहुत मुश्किल था आपके लिए, बहुत चैलेंजिंग था, या कोई ऐसा कैरेक्टर जो बहुत चैलेंजिंग था? बहुत सारे थे, कोई एक नहीं थे। यू नो जब लोग हमारे ड्रामास देखते हैं तो
इसलिए इतना इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज हम एज एक्टर्स बहुत उन कैरेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और जब इतनी डेप्थ में आप जाते हैं एक कैरेक्टर में तो वो बड़ा मुश्किल एक चीज़ होती है बिकॉज आपको अपने आप को साइड पे रखना पड़ता है एंड देन यू हैव टू एक्चुअली बिकम अ कैरेक्टर। सो उस कैरेक्टर की जो इमोशंस होती हैं या जिन स्ट्रगल्स में से वो गुजरा होता है वो ऑलमोस्ट आपके ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं कहूँगा कि हर कैरेक्टर बहुत डिफ़िकल्ट होता है और बल्कि जितना सटली बिकॉज हम ड्रामाज में हम बहुत नेचुरल और रियल एक्टिंग करते हैं तो वो यू नो इट रियली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन यू। You know, it leaves कभी कभार it leaves you shaken जैसे हमारे emotional scenes होते हैं तो उसके बाद हम you know if I'm crying intensely in a scene तो वो उसके बाद after the scene you need a few minutes you know just to because आप upset आप रहते हो exactly you know तो किस तरह से फिर एक कैरेक्टर करने के बाद उस कैरेक्टर से बाहर कैसे निकलते हैं? I think with time जो है वो you learn how to you know deal with it लेकिन एक बड़े सीनियर एक्टर थे उन्होंने मुझे कहा था और पहले मैं ये बात नहीं मानता था लेकिन जितने आप कैरेक्टर्स करते हैं ना वो आपके ऊपर ना कहीं एक मार्क छोड़ जाते हैं। निकाल अगर कोई ऑफर आती है किसी टर्किश ड्रामा की तो करेंगे? ऑफ कोर्स बल्कि जितनी इंटरेक्शन आजकल हो रही है आजकल माशाल्लाह हमायूं एंड अदनान सिद्दीकी हमारे जो बहुत ऑलमोस्ट आइकॉनिक एक्टर्स हैं हमारे दे आर इन टर्की राइट नाउ शूटिंग अ कोलैबोरेशन और ये जितना और हो अच्छा है बल्कि अभी तो हम टर्की में शूट कर रहे हैं यू नो हम इतना इनवाइट कर रहे हैं आजकल टर्किश एक्टर्स को हमें यू नो ड्रामास में भी उनको यहाँ पर लेना चाहिए एंड आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट एडिशन और जितना इंटरेक्शन बढ़ेगी अच्छा है वो अच्छा है। अच्छा मिकाल मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी एक्टर्स में से इज योर फेवरेट एक्टर मेल एक्टर्स में से एक आपने बताना है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन बहुत सारों का होगा नुमान इजाज ओह वाओ फीमेल्स में से इतना सोच रहे हैं आप? बहुत सारी हैं देयर इज रियली गुड अच्छा लड़कियां बहुत सारी हैं लड़का एक ही है। सजल इज रियली गुड आई थिंक सजल इज अ वेरी गुड एक्टर वेरी डेडिकेटेड एक्टर। थैंक यू सो मच मिकाल फॉर योर टाइम। थैंक यू। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में बात करेंगे शहर लाहौर की जिसे बागों का शहर कहा जाता है लेकिन बागों का शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो रहा है और बात की जाए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तो दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि वो शहर को कचरे से पाक कर देंगे मगर रोज़ बरोज़ कचरे की बढ़ती जो मिकदार है वो कुछ और ही दास्तान सुनाती है। अहम शाहराहों पर बात की जाए तो गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। स्मेल ताफुन की वजह से सांस लेना भी मुहाल है। वेस्ट मैनेजमेंट ने एक बार फिर लाहौर में गंदगी के खात्मे के लिए मिशन क्लीन लाहौर का आगाज किया। बिल्कुल इस मिशन के तहत एक हफ्ते में मुकम्मल सफाई का दावा तो किया है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल कराची वाली सूरत हाल है। याद एक दफ़ा अली जैदी साहब ने कहा था, एक दफ़ा गवर्नर ने कहा था, फिर सीएम ने कहा था, कराची की मैं बात कर रहा हूँ कि जी हम साफ कर देंगे। कराची साफ नहीं हुआ। क्या लाहौर को भी हम इस मामले में कराची बनाने जा रहे हैं? हमारा सबसे प्यारा शहर कराची, सबसे प्यारा शहर लाहौर, दो इंतहाई अहम शहर और उनका ये हाल देख के बहुत ही दुख होता है। इस पे हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ बिल्कुल अफजाल साहब मौजूद है। अफजाल साहब बहुत शुक्रिया। हम आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं और शहर लाहौर की बात करें तो कचरे से पाक करने के दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन इन दावों पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि बागों का शहर लाहौर को मेरा ख्याल है किसी की नज़र लग गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के मरूफ इलाका शादमान में और आप पीछे नए देख रहे हैं कि गंद के पहाड़ नज़र आ रहे होंगे मेरे पीछे। इसी तरीके से सूरत लाहौर में चूँकि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो लाहौर में तकरीबन 1800 से 2000 टन कूड़ा उठाने की कैपेसिटी है जबकि लाहौर में रोज़ाना 5500 टन कूड़ा इकट्ठा होता है। तो चूँकि अभी इनके फंड्स और वसाइल की कमी और बर वक्त फैसले न होने की वजह से जो है मैं 2 मरतबा लाहौर में जो है गली कूचे जो है वो गंदगी के ढेर में तब्दील नुमाया नज़र आए आपको। तो यही वजह है कि अभी लाहौर के में तकरीबन आज अभी तक जो है वो 18 से 2000 टन जो कूड़ा है वो शहर की सड़कों पे बिखरा पड़ा हुआ है जिसके लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुरू की है। अभी इस वक्त जो है आज कल से जो है मिशन लाहौर क्लीन लाहौर के नाम से जो है एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके लिए प्राइवेट तौर पर मशीनरी हायर कर ली गई है। इस वक्त लाहौर में जो सूरत हाल है कि अगर मशीनरी की बात करें तो 400 गाड़ियों की कमी है। इसी तरीके से 5000 कूड़ा टन जो है कूड़े के कंटेनर्स की कमी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सूरत हाल तो ये कि एक जानिब वज़ीर
वजीर आजम भी जब बात करते हैं तो वॉल्टन में बिजनेस सेंटर की तरफ बड़े बड़े बोर्ड्स हमने देखे, इफ्तिताह हुआ जी बिजनेस सेंटर बना रहे हैं हम, मतलब कुछ शंघाई की तर्ज का लाहौर को बना रहे हैं। दूसरी जानिब वजीर आला तौंसा में इतने एक्टिव नजर आते हैं, कल मुल्तान में उन्होंने डीसीओ को हटा दिया और ऑफिसर्स मुअत्तल कर रहे हैं। तो लाहौर जो कि दारुल हुकूमत भी है पंजाब का और सबसे अहम और दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत क्लीन शहर था आज से 1-2 साल पहले हम बात करें, इसकी गंदगी की तरफ ये वजीर आला को नजर नहीं आ रही या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को? यही तो बदनसीबी सूरत है कि लाहौर में चीफ मिनिस्टर भी लाहौर में बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी लाहौर में बैठते हैं, कमिश्नर और डीसीओ लाहौर में बैठते हैं, तो अरकान असम्बली भी लाहौर में ज़्यादातर जो लाहौर के हैं। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र जो है शदीद वसाइल की और फंड्स की कमी के पेश नज़र अभी 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी जो मशीनी हायर की गई है ये भी नाकाफ़ी है, क्योंकि इस वक्त 20,000 टन कूड़ा जो है शहर की सड़कों पर और गलियों में कूचों में पड़ा हुआ है, जिसको बैकलॉग वो भी उठाना है और रोजाना जो 5,500 टन कूड़ा इकट्ठा था उसको भी उठाना है। तो ये इनके लिए एक चैलेंज है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को। उनके दावे तो किए जा रहे हैं कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है मिशन क्लीन लाहौर को लाहौर में ना सिर्फ बैकलॉग को उठा लेंगे बल्कि जो है रोजाना कूड़ा जनरेटर है उससे उठा लेंगे। अब देखना यह है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं ये वाकई ठीक है। तो ये कब से शुरू कर रहे हैं ये जो मिशन क्लीन लाहौर है, इसका आगाज कब से हो रहा है? क्या आगाज हो चुका है? हमें तो कोई मूवमेंट बाहर नजर नहीं आती, हम भी आई थिंक लाहौर के अंदर ही है, हमें तो नजर नहीं आया कहीं पे कुछ होता हुआ। नहीं बिल्कुल आप अपने ठीक आ चुके। अभी इसके हवाले से जो है फ्राइडे सॉरी जो है कल से जो है बाकायदा तौर पर इसका बाकायदा आगाज हुआ था, तो आज इसका दूसरा दिन है इसका, तो इसके लिए भी 1 हफ्ता दरकार है जो उन्होंने टारगेट दिया हुआ है। लेकिन मेरा नहीं लगता कि 1 हफ्ते हैं वो इंतजामिया से कोई शिकायत नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं रेजिडेंशियल एरियाज हैं जहाँ पे इस तरह कूड़ा है। अभी आपने यहाँ पे तो बताया शादमंद में मुख्तलिफ शहर के इलाकों में, इकबाल टाउन, गुलशन इकबाल, यहाँ पर भी काफी ज्यादा हमें कूड़ा देखने में आता है और इर्द गिर्द आबादी भी है, तो बेचारे लोग तो बड़ी परेशानी या मुश्किल का शिकार होंगे। बात यह है कि ये लाहौर का कौन सा इलाका है जहाँ कूड़ा क्रिकेट नहीं है, तो आवाजें तो हर तरफ आ रही हैं, हर शहरी भी रो रहा है, मीडिया में भी जो है वो उस पर शोर भी मचाया जा रहा है। तो जो मुतलका डिपार्टमेंट है वो भी, उनका भी ये कहना है, अफसरान का कहना है कि हमारे पास वो वसाइल ही नहीं है, तो ये वसाइल प्रोवाइड करना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब जब बैरून ममालिक कंपनी से मुआहदा ख़त्म कर दिया तो इसका मतलब ये था कि ये खुद उतने वसाइल भी और फंड भी जनरेट करते हैं ताकि ये लाहौर की सूरत कंट्रोल कर सकते। इन्होंने चूँकि बर वक्त फैसले नहीं किए, ना ही मशीनरी आई, ना ही वसाइल है, ना ही फंड है, तो इन सारी सूरत हाल के पेश नज़र कैसे काम करेंगे। दूसरा ये कि मुलाजमीन ने एक अदम तफस का शिकार है। मुलाजमीन इस वक्त 10 अफसरान ने अदालत से हुक्म ने मुतय ले लिया है कि हमें नौकरी से ना निकाला जाए। इसी तरीके से अभी 3 महीने की तनख्वाहें जो है वो सैलरी जो है मुलाजमीन को नहीं मिल सकी, तो मुलाजमीन जो है अदम तफस का शिकार भी है, सैलरी भी नहीं मिल रही, मशीनरी भी नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में लाहौर में सफाई का निज़ाम जो है वो न सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बल्कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कि इम्तिहान साबित हो रहा है। तो अब इन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर से जो मशीनरी हायर की है, अब देखना यह है कि 1 हफ्ते तक जो है ये मुश्किल बुनियादों पे मसाल करते हैं। सब कुछ ठेके पे चल रहा है, ऐसा लगता है सब कुछ एडहॉक बेसिस पे। अफजाल तालिब बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया और शादमान से आगाह किया। इनफैक्ट साइट के ऊपर आप हमें बैकग्राउंड पे देख भी सकते थे, बड़ा मुश्किल होता है ऐसी जगहों से रिपोर्टिंग करना। बहुत शुक्रिया अल सुबह, आपने हमें इस हवाले से आगाह किया। अफजाल तालिब मौजूद है, सब कुछ ठेके पे चल रहा है ना, ठेके पे देते हैं। कुछ कहे ना कहें, जब शहबाज शरीफ ने शहर लाहौर को साफ सुथरा लोग आपको कहेंगे आप नहीं, मतलब नहीं, जो चीज अच्छी है लाहौर की सफाई देखने वाली थी। और जब कराची से लाहौर आते तो याद तो आती होगी फिर, बहुत आती है। इस मामले में तो बहुत आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि लाहौर शहर को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी भी है। और जब लाहौर की एग्जांपल दी जाती थी कि लाहौर देखिए, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत का और पंजाब हुकूमत का ज्यादा फोकस सिर्फ लिबर्टी, गुलबर्ग, इन एरियाज के ऊपर हमें नजर आता है, इसको सजाया सवारा जाता है, लेकिन वहाँ पे भी हालात काफी खराब अब तो नजर आते हैं। और पूरा इतना बड़ा शहर है पाकिस्तान का और बड़ा साफ शहर है, आए मत से कि लाहौर तो बहुत ही साफ था, क्या हो गया है, मतलब कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और ये सब कुछ अगर ठेके पे चलाया जाएगा कि जी थोड़े अरसे के लिए मशीनें लेनी, देयर शुड बी अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। इतना बड़ा शहर है, करोड़ों लोग यहाँ पे रहते हैं, या तो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स इतनी अच्छी हों कि आपने गैर मुल्की कंपनी को जो ठेके से हटाया है, आप उसकी जगह अपनी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि आप लाहौर को साफ कर सकें और प्रॉपर मशीनरी को यूटिलाइज कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम तो ये उम्मीद करते हैं कि लाहौर जो है पहले की तरह साफ सुथरा में देखने को मिले। लेकिन तौसा में लोग अब लकी ईरानी सर्कस भी देख सकेंगे, ये भी खबरें आ रही हैं। मतलब तौसा के आवाम के लिए सीएम पंजाब की तरफ से तोहफा, एक कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी ऐलान हो रहा है। ये बेसिक चीज़ें, सफाई निस्फ ईमान है और हुकूमत का पहला
काम है ये, जब इदारे के अंदर काम करने वाले लोग सिक्योर नहीं होंगे, अदालतों से हुक्म इम्तनाई ले रहे होंगे, 3-3 महीने से, जैसा कि अफजाल ने बताया, तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तो लोग काम कैसे करेंगे साईं? फिर तब्दीली तो नहीं आएगी। आ गई है तब्दीली, घबराना नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपने कभी सोचा है वकार अहमद मलिक अगर हमारे शो एक्सप्रेसो का हिस्सा ना होते तो क्या होता? साइंटिस्ट होते इस वक्त, कोई एस्ट्रोनॉट होते, मतलब इस वक्त स्पेस में होते हैं, कुछ भी, लेकिन वो टीचर होते हैं। टीचर तो होते ही। अच्छा, वैसे कुछ लोग ऐसे होते, कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जो कुछ भी आपको पढ़ाने के लिए कोई ऐसी टेक्निक बनाते थे कि ऑटोमेटिकली चीज़ें आसान हो जाती थी। तो कल, बल्कि इनफैक्ट हम उनसे जब बात भी मैं कर रही थी तो उन्होंने कहा कि कल का सेगमेंट आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। वो किस तरह से जी, कि वो बायोलॉजी, जो लोग भागते हैं बायोलॉजी से, जिनको नहीं पढ़ना पसंद, ये खुद भी वकार भी बचपन में नहीं पढ़ते होंगे, मैं आपको बताऊं। अभी बच्चों को कह रहे हैं पढ़ें साइंस एंड टेक पे पढ़ा रहे हैं आपको बायोलॉजी। वकार अहमद मलिक, देखते हैं। Why, hello there. My name is Wendy Riggs, and I am a biology professor in Northern California. अस्सलाम वालेकुम, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बायोलॉजी को इस तरह पढ़ें कि उनको इस सब्जेक्ट के साथ इश्क हो जाए, मोहब्बत हो जाए और कोई दिक्कत ना हो उनको, और किसी भी तरह से वो बोर ना हो और वो बायोलॉजी को एक खेल सा समझ लें, तो इस सिलसिले में आपको एक टीचर से रोशनास करवाना है। आप में से अगर अक्सर लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते तो एक टीचर है वेंडी रिग्स। वेंडी रिग्स जो हैं, ये इस वक्त कम से कम मेरी नज़र में बायोलॉजी की सबसे बड़ी टीचर। मेरा नहीं ख्याल कि बायोलॉजी को इस अंदाज से कोई और किसी ने अभी तक पढ़ाया और जिस तरह वेंडी ने पढ़ाया है। और वेंडी जो हैं वो ख़ुद अपने सब्जेक्ट के साथ इश्क में मुब्तला हैं। अगर आप उनके यूट्यूब चैनल को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो जो कुछ भी ऐसी चीज़ कम्प्लेक्स किसी भी हवाले से पढ़ा रही होती हैं और उसमें कोई हैरत का गुमा हो तो उनके स्टूडेंट्स शायद कम हैरत में जाते हैं, वो खुद ज़्यादा हैरत में चली जाती हैं। और यही निशानी है एक बड़े टीचर की कि वो जब तक उस तहय्युर में, उस हैरत में नहीं है, अपने सब्जेक्ट के साथ इश्क में नहीं है, तो वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता। सो वेंडी रिग्स जो है वो बहुत बड़ी टीचर है। 2012 में इन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और मुझे को तकरीबन 6-7 साल हो गए उनको फॉलो करते हुए। उनका जो तरीक़ाकार है वो बहुत खूबसूरत है। Hi, I found my pen. I was just looking for it. So today we're going to talk about the process of science. इनकी अगर आप वीडियोस देखें तो ऊपर ये खुद आपको नज़र आ रही हैं और नीचे जो है ये कंटेंट नज़र आ रहा है। कंटेंट में मिसाल के तौर पे ये जो वीडियो है ये व्हाट इज़ साइंस है, तो इसमें एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, वेरिएबल्स, ग्रुप्स, डाटा एनालिसिस, कम्युनिटी, तो इस तरह जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे होते हैं तो वो रेड होता है और आपको आइडिया होता रहता है कि आपका आगे कितना जो है वो रह गया है और कितना आपने कवर कर लिया है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। और इसके साथ ये जो जगह है जहाँ पे वो पेन से पढ़ाती हैं लिख के, इसको आप बिल्कुल इस तरह वाइट बोर्ड होता है उसको इस तरह समझ लें, बिल्कुल वही स्टाइल है जिस तरह सैल खान एकेडमी का। लेकिन वेंडी जो है वो क्योंकि खुद भी होती है और दूसरा ये है कि वो बहुत ही मोहब्बत से और बड़े ही खूबसूरती से और मुस्कुरा के और अपने सब्जेक्ट के साथ जो इश्क है वो उनके चेहरे पे बिल्कुल साफ नुमाया नज़र आता है और आपका बिल्कुल दिल नहीं करता कि एक वीडियो को देखने के बाद आप उसको बंद कर दें, बल्कि आप वीडियो आप देखते चले जाते हैं। लेकिन वेंडी रिग्स हो या सैल खान हो, कोई भी हो, नाज़रीन इनको मुतारिफ़ करवाने का मकसद ये नहीं होता कि आप अपने बच्चों को सिर्फ उन पे लगा दें। अगर आप सिर्फ अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बायोलॉजी में, केमिस्ट्री या फिजिक्स में बहुत नुमाया नंबर लें, 90% से ज़्यादा नंबर लें, जबकि आपको खुद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या किसी भी सोशल साइंसेज से आपको खुद कोई शौक़ ना हो, तो इस तरह की चीज़ जो है वो एक इल्मी बददियानती जैसी चीज़ के ज़ुमरे में आती है कि आप खुद तो कुछ और हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप अपने उस दूसरी सरगर्मियों में हैं, लेकिन आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैठ के और टिक के और उस तरीके से पढ़े और उससे शौक भी डेवलप हो। इस तरह शौक तो डेवलप नहीं हो सकता। बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या नेचुरल साइंसेज हो या सोशल साइंसेज हो, कोई भी साइंसेज हो या इवन आर्ट्स हो, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं होता कि आपने पेपर पास करने हैं या आपको किसी इम्तिहान का सामना है तो आप उससे पहले वो सारी तैयारी करते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके हार्ड क्वेश्चन, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो आपके होने के हवाले से होते हैं, इस कायनात के हवाले से होते हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि आपको जवाबात इन्हीं साइंसेस को और आर्ट्स को और इन तमाम मौज़ूआत को पढ़ के मिलते हैं। और अब हम लकी हैं क्योंकि इतने बड़े टीचर्स जो हैं वो हमारे लैपटॉप या आपके मोबाइल पे किसी भी वक्त आप उनको देख सकते हैं। तो बजाय इसके कि बच्चों को
मोबाइल में या किसी भी जगह पे खेलों में या दूसरी सरगर्मियों में लगाएं, उससे बेहतर है कि इस तरह के चैनल्स पे लगाएं। और इसी तरह, और ये बायोलॉजी जो है ये कवर करती है, मतलब आप यूँ समझ लें कि प्राइमरी क्लास से लेके PhD तक कोई बंदा भी जो है वो इस्तेफादा उठा सकता है वेंडी रिग्स के चैनल से। तो इसलिए ये जितने भी बच्चे हैं उनको बजाय इसके कि स्पोर्ट्स और दूसरी वो जो खेलते रहते हैं, इस तरह के चैनल्स पे लगाइए ताकि उनको बायोलॉजी का शौक़ पैदा हो, उनको एक इश्क पैदा हो, और ताकि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के कोई हो, बजाय इसके कि वो किताबों के साथ रट्टा लगा के और वो इम्तिहान पास करते रहें। उससे बहुत बेहतर है कि इस तरह के चैनल्स पे उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों ताकि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के काबिल हों और वो मज़ीद कोई अच्छे साइंसदान साबित हों, कोई अच्छी डिस्कवरी करें। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस चैनल पे जब आप प्ले लिस्ट में जाते हैं तो प्ले लिस्ट इसकी मैनेज नहीं है, तो इस हवाले से वीडियोज़ में जब आप जाते हैं इस चैनल में तो वीडियोस जो हैं वो सैकड़ों वीडियोस हैं और आपको कोई ऐसा मौजू बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं हो सकता जो वेंडी ने कवर ना किया हो। आप प्लांट से लेके एनिमल्स तक, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स कैसे काम करते हैं, टेस्ट है, स्मेल है, या मुख्तलिफ इस तरह की हमारी हिस्से कैसे काम करती हैं, आपका जो ब्रेन है उसके ऊपर जो इवन बोन्स हैं, ऑक्सीपिटल है, फ्रंटल है, टेम्पोरल है, या उसके अंदर जो ब्रेन के हिस्से हैं वो किस तरह है, उसकी पूरी एवोल्यूशन किस तरह हुई है, इसी तरीके से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिएक्शन पोटेंशियल कैसे हो रहा होता है, या लाइक एवरीथिंग, लिवर, किडनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वेंडी ने कवर ना की। और ऐसे पढ़ाती हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि आपको समझना है, ये मतलब हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई आदमी वेंडी की बायोलॉजी की कोई वीडियो देखे और उसको समझना है। तो इस हवाले से बच्चों को ज़रूर इस पर लगाइए। और लेकिन फिर अगेन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप खुद भी वेंडी रिग्स को फॉलो करेंगे, आप फॉलो करेंगे तो बच्चे फॉलो करेंगे। देखते रहिए साइंस इन टेक। Nice to check things off my list. Peace out. वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो सेहतमंद और तंदुरुस्त नजर आए, और हमारी भी कोशिश होती है कि आपको वक्त के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते रहें या ऐसी बातें बताते रहें जो आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखें। लोग तरह तरह की मेहनत करते दिखाई देते हैं। कुछ लोग वजन कम ना होने के बावजूद कहते हैं हमारा वजन कम हो गया, और कुछ लोगों का वजन बढ़ जाता है, उसके बावजूद कहते हैं नहीं अभी तो मैं ठीक हूँ। इस बात का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। मैंने भी कुछ बोला ही नहीं है यहाँ पे। आम लोगों से इसका ताल्लुक है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू आपके लिए चुना है और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लिए चुने हैं जिनसे हमने बात करनी है इस हवाले से। हम बात करने जा रहे हैं आज कीटो डाइट के हवाले से। नॉर्मली इस कीटो डाइट के हवाले से मिसकंसेप्शंस भी हैं, बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी करते हैं और कुछ अपनी मर्जी से डाइट प्लान भी बना लेते हैं। और अक्सर अफराद जो है अब एक्सरसाइज और दीगर जो कह लें अपनी डाइट को लेके इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते और कुछ गलतियां कर लेते हैं, फिर बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। उनमें से एक शिकार मैं भी अपनी एग्जाम्पल शेयर करूंगी। अच्छा, बिल्कुल, मैंने इनसे कहा था कि मैं इनसे पूछूंगा। इन्होंने कीटो डाइट की है। इससे पहले कि हम जोया की तरफ जाएं जो कि इस हवाले से एक्सपर्ट हैं ग़िज़ाइयात के हवाले से, जोहा सॉरी, उनकी तरफ हम जाएं और ग़िज़ाइयात के हवाले से और कीटो डाइट के हवाले से पूछें। सबसे पहले आपसे एक्सपीरियंस पूछना चाह रहा हूँ आपका। वैसे हाँ, कीटो डाइट से एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरा वेट तो रिड्यूस हुआ, बट मुझे हेयर फॉल, स्किन इश्यूज और बिला वजह की वीकनेस बहुत ज़्यादा हुई। एंड आई डोंट नो व्हाई मैंने उसको 16 डेज अराउंड फॉलो किया। वेट में तो रिडक्शन हुई, बट स्टिल दैट वाज़न्ट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस जिसको मैं रिकमेंड करूँगी। यानी कि दीगर मसाइल शुरू हो गए। तो इसी हवाले से हम जोहा से पूछते हैं। जोहा, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए। सबसे पहले हम अर्मिला के इशू से लिंक कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो कि हम डिस्कस भी कर रहे थे कीटो डाइट करते होंगे या करते हैं, लेकिन उनके साथ एक्स्ट्रा मसाइल शुरू हो जाते हैं। एक तो ये कीटो डाइट के सद तक रिकमेंडेड है, नंबर 1, मसाइल क्यों शुरू हो जाते हैं लोगों को? ठीक है इमरान, उसमें ऐसे है कि कीटो डाइट मसाइल उन लोगों की तरफ लेकर आती है जो इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। कीटो बेसिकली डिज़ाइंड एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए हुई है, जो मिर्गी वाले पेशेंट्स हैं। अगर वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए कोई साइड इफेक्ट्स इसके उस तरह से नहीं हैं जो उन लोगों के लिए जो इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, जो वेट लॉस में इसको इस्तेमाल करते हैं। कीटो डाइट वेट लॉस के लिए बिल्कुल भी डिज़ाइन नहीं की गई, ये एपिलेप्सी के लिए डिज़ाइन की गई है। कीटो बेसिकली एक फैट डाइट है जिसमें आपकी बॉडी में फैट्स जाते हैं, वो ब्रेन की एक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। वो लोग जिनकी दिमागी सरगर्मियाँ, ब्रेन एक्टिविटी ख़राब हो रही होती है, उनके लिए फैट डाइट बहुत अच्छी है, क्योंकि फैट्स कंज्यूम करने से उनकी ब्रेन की एक्टिविटी बेहतर हो जाती है। लेकिन वेट कम करने के लिए हरगिज ऐसी डाइट का इस्तेमाल मत करें जो आपको बैलेंस डाइट से दूर लेकर। लेकिन जोहा, आजकल तो इतनी कॉमन प्रैक्टिस है कि जिस दूसरे बंदे से जिससे वेट रिड्यूस करना है वो एक्सरसाइज की बजाय कहते हैं मैं कीटो डाइट करने वाली हूँ या मैं कर रही हूँ। सो कीटो डाइट का हम लोगों के शायद कॉन्सेप्ट उस तरह से क्लियर नहीं है और हर कोई उसी रैट रेस में लगा हुआ है कि हमने कीटो डाइट करनी है। बिल्कुल, हम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और लोग स्टडी करने के बजाय
बजाय सिर्फ वो फॉलो करते हैं जो ट्रेंडी है, जो वर्ड अब कीटो एक ट्रेंडी वर्ड बन चुका है। अगर आप बैलेंस डाइट को एक ट्रेंड में लें और आप उसको इस्तेमाल करें तो वो कीटो से बहुत दर्जे बेहतर और अच्छी है वेट लॉस के लिए। बैलेंस डाइट मैं चाहता हूँ आम देखने वालों के लिए सबसे पहले हम, चूंकि मुझे लगता है एक स्टेप आगे ही चले गए, कीटो डाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है यूजुअली एक आम आदमी के लिए? ठीक है, कीटो डाइट में 80% आपके पास फैट्स आ जाते हैं, 15 to 20 प्रोटीन्स हैं और लेस देन 10% आपके कार्ब्स हैं। जबकि बैलेंस डाइट में हम लोग 55 to 60% कार्ब्स देते हैं, 15 से 20% आपके जो प्रोटीन्स हैं और 25 से 30% सिर्फ फैट्स हैं। अब आपको देखें कि 25 कितना है, 25 to 30% सिर्फ फैट्स और कीटो में हम 80% फैट्स ले रहे होते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ को बैलेंस डाइट से हटा कर लेंगे और ख़राब मकसद के लिए लेंगे तो आपके लिए अच्छा जोहर, ये भी साथ इमरान के क्वेश्चन में हम ऐड कर लेते हैं कि कीटो डाइट वर्क कैसे करती है, जिस तरह से भी हम एक्सप्लेन भी आप करी थी कि फैट्स की जो बर्निंग होती है, उसके बाद प्रोटीन्स और कार्ब्स, इनका इंटेक, इसका भी ज़रा थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा दें। ठीक है, और मतलब उसका मैकेनिज्म इस तरह से होता है कि बॉडी सबसे पहले अपनी फ्यूल के लिए, अपनी एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करती है, जो हमें रोटी चावल से मिल जाते हैं। अगर बॉडी को रोटी चावल नहीं मिलते तो सेकंड स्टेप पे बॉडी फैट को इस्तेमाल करती है, जो आपको डिफरेंट ऑयल से मिल जाते हैं, गोश्त से मिल जाते हैं। थर्ड पे बॉडी प्रोटीन इस्तेमाल करती है। वो बच्चे जिनको आपने देखा हो जिनकी बहुत ज़्यादा मसल वीस्टिंग हो रही होती है, उनके मसल्स ख़त्म हो रहे होते हैं, वो कब होते हैं? लास्ट स्टेज में आके, जब आपके पट्टे यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। कीटो डाइट के इस्तेमाल में होता ये है कि बॉडी सबसे पहले जब कार्ब्स आप नहीं लेंगे, 10% लेस आप कार्ब्स लेंगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली फैट्स पे शिफ्ट हो जाती है और फैट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। फ़ौरन से ब्रेन को एक सिग्नल मिल जाता है कि बॉडी में कार्ब्स अवेलेबल नहीं है, तो जो भी बॉडी के सारे फंक्शंस हैं वो फैट्स करेंगे और फैट्स तो बॉडी बर्न कर ही रही होती है। और साथ साथ वो हाई फैट डाइट लेते हैं तो ये दोनों मिक्स होते हैं और बॉडी फिर बर्निंग करती है आपके जितने भी एक्स्ट्रा फैट्स एक्यूमुलेटेड होते हैं। लेकिन और इसीलिए आपको बहुत जल्दी गुड रिजल्ट्स भी मिलते हैं। बहुत से लोग 5 से 6 किलो एक माह में लूज़ कर लेते हैं। क्यों लूज़ कर लेते हैं? क्योंकि बॉडी अपने फैट्स को भी बर्न कर रही होती है और बाहर से जो फैट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। तो इसलिए बॉडी ज़्यादा बर्न। ये रिजल्ट्स जो कीटो से हमें मिलते हैं, जो आपने कहा मिल तो जाते हैं, क्या ये लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं या दोबारा गेन करने के चांसेस भी होते हैं? 100% गेन चांसेस होते हैं, क्योंकि बॉडी जब छोड़ती है उन सब चीज़ों को, और उसी टाइम में गेन करने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल, आप एक दिन छोड़िए, आप हफ्ते बाद देखेंगे आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है। वैसे आपका वेट उस फौरन से आप गेन भी करते हो और आपकी एपेटाइट भी बढ़ जाती है और उसके बाद जब आप ज़्यादा खाते हो तो आपका वेट भी गेन होता है। क्योंकि ये पूरा एक बॉडी सिग्नलिंग है, जैसे बॉडी इनसिक्योर होगी कि अब हमें सिर्फ फैट्स पे रहना है और अपने आपको फैट्स के थ्रू फुलफिल करना है। जैसे बॉडी को ज़्यादा खाने को मिलेगा, कार्ब्स मिलेगा, उसको फौरन से स्टोर करती है, क्योंकि बॉडी अपना को इनसिक्योर नहीं रखना चाहती कि हम स्टारवेशन वाले फेज में चले जाएं, हम बिल्कुल बॉडी को जीरो पे ना ले आए। तो जब आप दोबारा कंज्यूम करते हैं और कार्ब्स आप दोबारा से लेते हैं, चीट डे जैसे होता है, तो बॉडी उसको स्टोर कर लेती है। कि जैसे यूजुअली फॉर द पर्संस लाइक मी 6 days आर चीट डेज। हम एक दिन डाइट कंट्रोल करके 6 दिन हम चीटिंग पे चले जाते हैं। बहुत सारे लोग कीटो डाइट इसलिए करते हैं जो ज्यादा ओवरवेट, खासतौर पे खवातीन होती हैं जिनको ज्यादा ताना मिलता है मोटा होने का, वो लोग फौरन कीटो पे जाते हैं बिकॉज दे वांट ओवरनाइट रिजल्ट्स। और फिर आपने कहा कि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर आप बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो ये तो एक बहुत लंबी एक टनल हो जाती है ना, जिससे हमने निकलना है और फिर हमने वेट लूज करना है। तो उन खवातीन को खासतौर पे फिर आप क्या सजेस्ट करती हैं? अगर कीटो पे ना जाए तो क्या करें? क्योंकि जल्दी वेट लूज करना है। बहुत सारी लड़कियों का शादी के हवाले से मसले होते हैं कि जी शादी होनी है या किसी की शादी होनी है तो वेट लूज करना है, तो क्या करें वो? अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमें 2 दिन में वेट लूज करना है या 4 दिन में वेट लूज करना है। तो उसमें कीटो तो मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करती। उसमें इस तरह के जो सुपर फूड्स हैं हमारे पास, जिसमें आपके पास लौंग है, दालचीनी है, कलौंजी है, मेथी दाना है, मैं इनका इस्तेमाल बढ़ा देती हूँ ताकि आपका मेटाबॉलिज्म इनसे फास्ट हो जाए। जितना बूस्ट अप आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा उतनी जल्दी आप वेट को कम कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी शॉर्टकट्स पे ना आ जाए। ये हमारी काउंसलिंग है कि 2 दिन में आप कैसे एक हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। हेल्दी वेट लॉस ये कि एक माह में आप सिर्फ 2 kg कम करें। जो लोग 4 दिनों में 10 kg कम करने के लिए आते हैं, वो एक मिसकंसेप्शन है, लोगों में थोड़ी सी कमी है इस चीज़ की कि वो इस चीज़ को समझें। तो मैं हमेशा कीटो को रिकमेंड नहीं करती फॉर वेट लॉस, चाहे 2 दिन का प्लान हो चाहे 3 दिन का हो। तो इसमें आप सुपर फूड्स का इस्तेमाल करें, जिस तरह के मैंने भी बताए हैं। उनके इस्तेमाल से मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है और आपकी जो एपेटाइट है, जो हमें भूख हर वक्त लगी रहती है, वो भी सुप्रेस्ड रहती है। माइंड कंट्रोल रहता है कि हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना ताकि वेट जो है वो ओबेसिटी की तरफ ना आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा, कीटो डाइट जो लोग कर रहे हैं, अब उनके खुदा ना खासा आफ्टर इफेक्ट्स भी डेफिनेटली इस डाइट के हैं। कोई मेजर इशू जो उनको हो सकता है और उसको अवॉइड करने के लिए उनको कीटो से स्विच करना पड़ेगा, या इस तरह के मामला, उसकी भी गाइडेंस दीजिएगा प्लीज। ठीक है, बिल्कुल कीटो के साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, कीटो सबसे पहले कीटो फ्लू की तरफ हमें ले जाती है। बॉडी में जब बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज़, जो फैट खाने से बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, उनकी पीएच एसिडिक होती है। मैं इस तरह से बता देती हूँ कि उनको यूरिन के बहुत ज़्यादा इशूज़ आने शुरू हो जाएंगे। यूटीआई का मसला, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिनको कहते हैं, उस तरह के मसले बहुत शुरू हो जाएंगे। डायरिया का मसला आ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ यूरिक एसिड इन लोगों का बढ़ जाता है, क्योंकि आप भी जैसे भी बता रहे थे कि आपको प्रोटीन वाली चीज़ों में ये ज़्यादा सभी एज ग्रुप की बात करी आप, ये किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप? जो कीटो फॉलो करेगा, ओके, जो कीटो फॉलो करेगा वेट लॉस के लिए। अगर एपिलेप्सी वाले लेते हैं तो उनको इस तरह के नुकसान नहीं होते क्योंकि उनकी ज़रूरत है ये। लेकिन अगर वेट लॉस वाले इसको इस्तेमाल करते हैं तो गुर्दों के अंदर उनकी जो पथरी है, जो स्टोन्स है, उनका मसला भी बढ़ जाएगा। हेयर फॉल का इशू इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि आप सिर्फ फैट्स ले रहे हैं, बाकी कोई न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे जो बालों की सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा नुकसान है, जिसमें हेयर फॉल है, किडनी इशूज़ हैं, कीटो फ्लू है, जो डायरिया का मसला, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, तो वो आपको इमीडिएटली आपकी बहुत ख़राब होती है, डल हो जाती है। अच्छा, ये जो कीटो का पैटर्न आपने बताया 80% फैट्स एंड लेस प्रोटीन्स, इसको ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान मॉडरेट कर सकता है इसको, या थोड़ा सा इसको चेंज किया जा सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है? वो फिर कीटो डाइट नहीं होगी, उसको फिर बैलेंस डाइट ही कहेंगे। वो फिर बैलेंस डाइट की तरफ आ जाएगी। अगर उसमें प्रोपोर्शन हम सेम रखते हैं तो वो फिर बैलेंस डाइट हो जाएगी। कीटो डाइट है ये कि जिसके अंदर ये सब चीज़ें इस तरह से हैं। अगर आप कम करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर कीटो नहीं रहेगी। जोहा, लोगों को अवेयरनेस किस तरह से दी जाए, क्योंकि हर तीसरा बंदा जिससे हम बात करते हैं वो कीटो डाइट कर रहा है और लोगों के लिए इट्स वेरी नॉर्मल एंड वेरी कैजुअल कि अच्छा चलो पतला होना है तो कीटो डाइट कर लो। सो ये तो अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं बता रही थी कि कोई भी इसको सुन के नहीं छोड़ा, वो फॉलो करके नुकसान देखने के बाद इसको छोड़ रहे हैं। तो मैंने इस बारे में बहुत शुरू किया था। मेरे पास पेशेंट्स आते थे कीटो प्लान्स के लिए, तो वो मुझे कहते थे कि हमें कीटो डाइट का प्लान, और मैं उनको नहीं देती थी। फिर उन्होंने बाहर से कहीं और से प्लान्स लिए और प्लान फॉलो करने के बाद वो दोबारा मेरे पास आए कि अब हमने कीटो फॉलो किया। अच्छा, जो डैमेज इसका हो जाता है, डैमेज रिकवर कितनी देर में फिर होता है, या इरिकवरेबल भी होता है? नहीं, रिकवर हो जाता है, बट इट टेक्स टाइम। ऑब्वियसली जब आपको इस तरह के मसाइल होंगे तो उसको तो टाइम लगेगा। तो पेशेंट्स ने फिर कहीं और से बनवाए जाके प्लान्स कीटो के, और जब नुकसान आए तो फिर दे कम बैक के हमें आप दोबारा से एक प्लान देंगे जिसमें ये नुकसान हमारे कम। ये तो फिर बहुत सारे जो इंस्टाग्राम पे इश्तिहार चल रहे होते हैं कि हमसे डाइट प्लान, कीटो डाइट प्लान ले लें। आप तो कह रहे हैं कि गलत दुकानें हैं, उन दुकानों पे नहीं जाना आपने। थैंक यू वेरी मच जोहा, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमारे से बात की और लोगों को गाइड किया। एज पर माय केस, और मैं बहुत सारे जैसे जोहा की बात भी सुनने के बाद हम यही रिकमेंड करेंगे कि ऐसी डाइट आप ना लें। एक्सरसाइज, अपनी वॉक, ब्रेस्ट वॉक से आप तमाम चीज़ों को केटर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रॉपर कीटो डाइट ही करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है मतलब पेशेंस के साथ ओवर नाइट आप किसी भी काम के लिए, खासतौर पे वेट लूज के लिए जाएंगे, वेट लॉस के लिए जाएंगे तो कभी भी नहीं होगा। सब्र जरूरी है। अच्छा जी नाज़रीन, अब चूंकि शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक आपने हमें देना है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह ने के बारे में।